नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। पूरे देश को सीबीआई आप देखिए नए मिल गए हैं। 51 में सीबीआई ने आज किस तरह से अपनी पद की यहाँ पर शपथ ली है। भारत के 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना यहाँ पर नियुक्त हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है और भारत के 51 में चीफ जस्टिस बन गए हैं संजीव खन्ना। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद सीबीआई बने हैं और आर्टिकल 370 ईवीएम पर यहाँ फैसले दिए हैं। उनके चाचा को इंदिरा ने सीबीआई नहीं बनने दिया था, लेकिन फिलहाल आज आप देखिए जिस तरह से संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर विराजमान हो गए हैं। बताते चले कि 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनका चीफ जस्टिस बनना तय माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस एमएस बेग को सीबीआई बनाया गया और इसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफे के अंदर आप देखिए किस तरह से काम किया, यानी कि अपना इस्तीफा दे दिया और इंदिरा की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए वो कानून मंत्री बन गए। बताते चले कि इंदिरा सरकार में जब उनके चाचा को सीबीआई नहीं बनाया गया था तो ये एक बड़ा एक्शन की तरफ से किया गया था, लेकिन फिलहाल संजीव खन्ना अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। बिल्कुल, जब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद व गोपनीयता की शपथ संजीव खन्ना को दिलाई है, जो भारत के नए 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर अब विराज रहे हैं। क्या कुछ खास है वो आप देखिए, अब तक का कार्यकाल उनका क्या कुछ रहा वो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर संजीव खन्ना आयकर विभाग में वरिष्ठ स्थायी वकील भी रहे हैं। साथ ही 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट में वो पदोन्नत हुए थे। कई प्रमुख निर्णयों में वो शामिल भी रहे हैं और बड़ी बात जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ के बेहद करीबी रहे। कई मुद्दे ऐसे रहे जहां पर डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस खन्ना से संवाद करते रहे, सलाह मशवरा करते रहे, लेकिन अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल समाप्त होने के बाद बेहद छोटे कार्यकाल के लिए जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए सीबीआई के तौर पर अब जाने जाएंगे। उनका कार्यकाल महज 6 महीने का रहेगा। चंद्रचूड़ का कार्यकाल करीब 2 साल का रहा था, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में वो 5 बड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। संजीव खन्ना का जो कार्यकाल 6 महीने का रहने वाला है, इस पद पर वो बतौर सीबीआई रहेंगे। 13 मई 2025 को उनको रिटायर होना है, लेकिन इन 5 से 6 महीने के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर उनको फैसला सुनाना है। क्या कुछ अहम महत्वपूर्ण फैसले सुनाने होंगे, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो उनके सीबीआई रहते हुए उनके सामने रखे जाएंगे, जहां पर वो अपने साथ एडजॉइनिंग बेंच के साथ सलाह मशवरा देते हुए देश को एक नई दिशा देते नजर आएंगे। पहला मामला जो 6 महीने के दौरान उनके सामने रखा जाएगा वो मैरिटल रेप केस का होगा, जिस पर वो फैसला सुनाते नजर आएंगे। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी हुई पिटीशन है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उस पर भी जस्टिस संजीव खन्ना जो सीबीआई बन चुके हैं वो अपना फैसला सुनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात होगी बिहार की, जहां पर जातिगत जनसंख्या की वैधता को लेकर भी वो फैसला सुनाएंगे, क्योंकि जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तब जातिगत जनगणना के आधार पर एक पूरा प्रस्ताव रखा गया था, जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन अब इस पर वो उसकी वैधता पर सवाल फैसला सुनाएंगे। चौथा मामला है सबरीमाला केस का रिव्यू, क्योंकि सबरीमाला मंदिर में जिस तरह से महिलाओं को जाने की परमिशन नहीं है रीति रिवाज के तहत, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उस पर भी फैसला सीबीआई संजीव खन्ना इन 6 महीनों के दौरान देंगे। और 5वां महत्वपूर्ण मुद्दा राजद्रोह की संवैधानिकता जैसे कई बड़े मामलों पर भी उनको सुनवाई करनी है। कुल मिलाकर 5 महत्वपूर्ण मामले, 6 महीने का कार्यकाल और जस्टिस संजीव खन्ना पर पूरे देश की निगाह रहेगी कि किस तरह से 6 महीने के कार्यकाल को बतौर सीबीआई वो किस तरह से न्यायपालिका को निर्णायक मामलों के लिए सुर्खियों में लाएंगे,
किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा। हाल फिलहाल में कई महत्वपूर्ण मामले चाहे राजनीति से जुड़े हों या सामाजिक सरोकार से जुड़े हों, हम देखते हैं किस तरह से लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को कितनी बेहद पारदर्शिता और बहुमत के साथ सबके सामने रखता है। बहरहाल कुछ खास क्षण आज राष्ट्रपति भवन से जब सीजीआई संजीव खन्ना ने पद व गोपनीयता की शपथ ली आपकी टीवी स्क्रीन पर। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. तो जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जाने जाएंगे। इसी बीच आगे बढ़ रहे बात करें चुनावी राज महाराष्ट्र की तरफ, जहां पर बागी नेताओं पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन किया है और एक और सूची जारी करते हुए महाराष्ट्र में 7 और बागी उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया, 6 महीने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है। 20 तारीख को ये मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जो बागी कांग्रेस की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, उस पर कांग्रेस कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं कर रही। लिहाजा अब तक कुल 22 से 24 ऐसे चेहरे हैं जो बागी तेवर अपनाते हुए नजर आए और कांग्रेस ने इस समय रहते बिना किसी देरी के इन 22 के 22 चेहरों को पार्टी से न सिर्फ निष्कासित किया बल्कि उन पर कड़ा एक्शन भी ले लिया है। ये वही 22 चेहरे हैं जो हाल फिलहाल में उम्मीद जता रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बागी तेवर अपनाए और चुनाव में उतरने का मन बनाया, तो पार्टी ने उन्हें न सिर्फ उनको निलंबित किया बल्कि 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। तो फिलहाल 7 और बागी उम्मीदवारों का यहाँ पर निलंबन हुआ है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भी निलंबित कर दिया गया है। तो बताते चले लगातार आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक बड़ा एक्शन करती नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी बड़ी बातें जरूर सामने रखी गई। तो नाना पटोले ने इन 7 जो नेता हैं उम्मीदवार हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार नाना पटोले के नेतृत्व में किस तरह से अब तक के उन तमाम चेहरों पर एक्शन ले रही है जो कांग्रेस के लिए भविष्य में मुसीबत बन सकते हैं। एक एक करके चेहरे आपके सामने हैं। सिंदखेड़ा से बागी श्यामकांत सनेर इस वक्त हैं, जिनको पार्टी से बाहर निकाला गया। श्रीवर्धन से राजेंद्र ठाकुर हैं, पर्वती से आबा बागुल हैं, शिवाजीनगर से मनीष आनंद हैं, परतूर से सुरेश कुमार कैथलिया हैं, कल्याण बोराडे हैं, रामटेक सीट से चंद्रपाल चौकसी हैं। तो ये हाल फिलहाल में 7 ऐसे चेहरे हैं जिन पर एक्शन लिया गया, पार्टी से बाहर निकाला गया। न सिर्फ पार्टी से बाहर निकाला गया बल्कि 6 साल की डेडलाइन भी दी है कि आप पार्टी में आप वापस नहीं आ सकते। इसके अलावा अन्य जो 16 चेहरे हैं वो भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। ये यहाँ पर एक आप देखिए खबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से झटके पर झटका लग रहा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इन सभी को निलंबित किया है। ये दुरुस्त कर आपको खबर में बता रहे हैं, जहां पर 16 अन्य बागियों पर भी एक्शन किया गया है, जिसमें आप देखिए 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और अब सोनल कौगी, मनोज सिंह, अविनाश लाल, आंधेराम जयराम को भी यहाँ आप देखिए किस तरह से एक्शन के घेरे में लिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दावा इस बार विधानसभा चुनावों में कर रही है, अब किस तरह के हालात बनेंगे ये बड़ी बात है। क्योंकि शब्बीर खान, हंस कुमार पांडे, मंगल भुजबल, अभिलाषा गावतुरे का भी नाम इस पूरी लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। कमल रावहारे हैं, मोहन राव डाडेकर है, प्रेम सागर गंभीर है, जिन पर ये एक्शन किया गया है। यानी कि 16 बागियों में आप देखिए किस तरह से एक एक करके नाम जुड़ गए हैं। जान भलकर जेकर हैं और अजय लांसार हैं, राजेंद्र मुल्क का भी नाम इसके अंदर
शामिल है। तो फिलहाल लगातार आप देखिए ये लिस्ट अब बढ़ती चली जा रही है। चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी अब कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बीजे खर्च से विलास पाटिल का नाम भी शामिल किया गया है। इससे पहले हरियाणा चुनावों में भी आपने देखा था कि किस तरह से बगावत देखने को मिली, लेकिन उस बीच में खामियाजा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। और क्या वही तस्वीर महाराष्ट्र के अंदर दोहराई जाएगी या नहीं, या फिर पूरी तरह से आप देखिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक रिवाइवल के तौर पर इन सभी को मनाने की कोशिश करेगी, और मनाने के बाद क्या अच्छे से काम महाराष्ट्र के अंदर हो पाएगा या नहीं, क्योंकि स्तर पर विधानसभा चुनाव भी है। बिल्कुल, और सीधे रुख करते महाराष्ट्र की तरफ हमारे साथ हमारे संवाददाता हकीम देशमुख लगातार जुड़े हुए हैं। हकीम, हमने देखा था हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की थी, जिसका नुकसान उसको यह हुआ कि सत्ता हाथ आते आते रह गई। महाराष्ट्र में इस तरह की कोई भूल चूक ना हो, लिहाजा कांग्रेस पार्टी जो एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है, नाना पटोले के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने अब तक कुल 22 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए ही मुसीबत बन रहे थे। कुणाल, देखिए जिस तरीके से एमडीए का जो गठबंधन है, इससे पहले रमेश सिन्हा ने और जिस तरीके से नाना पटोले की बात करते हैं, दोनों ने ये साफ कर दिया था कि जो बागी है वो बागियों पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले उन्हें मनाया जाएगा, वो मान लेते तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और बागी जो नहीं माने हैं उन्हें जो है वो निष्कासित कर दिया गया है। पहले 16 लोगों की लिस्ट जारी की गई, उसके बाद 6 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी की गई, और इन्हें 6 साल के लिए जो है वो निष्कासित कर दिया गया है। पूरे तरीके से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, और अपने लेटर हेड पर जो है पूरी जानकारी जो है वो दे दी गई है, और इन तक भी ये जानकारी पहुंचा दी गई है। तो आने वाले समय में क्या ये एमडीए का खेल बिगाड़ेंगे, ये जो लोग निलंबित किए गए हैं और जो लोग अभी भी कहीं न कहीं उम्मीदवारी लेकर के खड़े हैं, विपक्ष जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो ये सारे लोगों पर क्या ये एमडीए का खेल बिगाड़ेंगे, ये भी देखना होगा आने वाले समय में। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पार्टी से तो आपने निष्कासित कर दिया, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाएंगे, लिहाजा वोट तो वो कांग्रेस का ही काटेंगे। तो इसके लिए अब कांग्रेस को डैमेज ना हो, नतीजों में उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाई है महाराष्ट्र में? हकीम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगातार लगता है उन तक कांटेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर। लेकिन आशा, यही बड़ा सवाल है कि आपने उन्हें पार्टी से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाएंगे। चुनाव कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस नहीं करती है तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी जिस तरह से बड़ी बातें सामने रखी गई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को अपना यहाँ पर ये पार्टी के अंदर सुधार करना जरूरी रहेगा कि अंतरकलह के बीच में सारा खामियाजा इस विधानसभा चुनावों में ना भुगतना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उसके साथ साथ दावा कर दिया है कि महायुति की अगर सरकार आती है तो जो दावे और वादे संकल्प पत्र के अंदर किए गए हैं उन पर काम किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस पर काम करना बहुत अहम जरूरी रहेगा कि आखिर किस तरह से अपना डैमेज कंट्रोल जो है वो करना जरूरी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर एक बड़ा डैमेज हुआ, जहां पर पूरे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही थी, सरकार बनाती नजर आ रही थी, लेकिन अंतरकलह की वजह से कि सीएम का चेहरा कंफर्म नहीं हो पा रहा था, सब दिग्गज चेहरे ये कह रहे थे कि हम सीएम बन सकते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और आपने देखा कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत साबित होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया था। तो हकीम, आवाज आ रही है क्या? डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस क्या काम कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इस पर काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस ने कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी की पूरी, अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पूरे तरीके से एक्शन मोड में है, और किसी भी तरीके की जिस तरीके से इससे पहले हरियाणा में चूक हुई है वो चूक वो महाराष्ट्र में नहीं करना चाहते हैं। निर्दलीय भले उनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो 16 उम्मीदवार पहले और 6 उम्मीदवार अभी जो निलंबित किए गए हैं, ये भले ही निर्दलीय खड़े हैं, ये डैमेज करेंगे क्या, ये देखने के लिए जो है कहीं न कहीं कांग्रेस फिर भी ग्राउंड पर इनको कहीं न कहीं समझाने की कोशिश कर रही है, और अपने फॉर्म को कहीं न कहीं या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए इन्हें जो है वो 370 को लेकर पहले ही कांग्रेस पूरे देश के अंदर घिरी हुई है, संविधान के मुद्दे को लेकर भी घिरी हुई है कि जो कॉपी दिखाई गई है वो पूरी तरह से अंदर से कोरे पन्नों के साथ भरी हुई थी, अपने स्टैंड को क्लियर अभी तक नहीं कर पाई है। ऊपर से जो डैमेज कंट्रोल करने की भी जरूरत है। बिल्कुल आशा, जिस तरीके से ये डैमेज हो रहा है, कहीं न कहीं
कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं मुंह के बल गिरते हुए नजर आई। अलग अलग प्रदेशों की हम बात करते हैं तो क्या महाराष्ट्र में वही स्थिति निर्माण होगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें सामने लेकर के आने के बावजूद, नए नए तरीके से जो है वो घोषणा पत्र लाने के बावजूद भी, लोगों को लुभाने की कोशिश करने के बावजूद भी अंदर का जो कलह है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। और पार्टी के भीतर ही जिस तरीके से बगावतें देखने को मिल रही है, इससे कहीं न कहीं पार्टी जो है वो एमयूए पर इसका असर पड़ सकता है। कांग्रेस तो एमयूए का पार्ट है और कांग्रेस पर इसका असर पड़ेगा तो एमयूए पर भी इसका असर पड़ेगा। शुक्रिया आपका हकीम, हमारे साथ सीधे महाराष्ट्र से लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो लगातार कांग्रेस के सामने चौतरफा चुनौती है। एक तरफ धारा 370 के साथ साथ संविधान और संविधान की तरफ से उलिमाओं की तरफ से मिला पत्र पर भी उसको अपना स्टैंड क्लियर करना बाकी है, जबकि चौथी तरफ उसको अब इस डैमेज को नहीं गई। सिर्फ गुलिस्तान न्यूज है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। ये है गुलिस्तान न्यूज चैनल। मैं आशा सरवाल खबर की तह तक जाऊं और पेश करूंगी आपको हमें भरोसा है आने वाला कल सुरक्षित। कतार में लगे हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा लाभ, सरकार का लाभ। कतार में लगे हुए, लेकिन बड़ा सवाल जो रैली में भीड़ नजर आ रही है वो वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी, यही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि न बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो एक जैसे नारियल कलकर सामने आए और उस पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। लिहाजा मुद्दों की भरमार है, लेकिन मुद्दों की भरमार के बीच ये वोटों में कैसे कन्वर्ट होगा अभी भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अच्छा, एक तरफ आप देखिए सीएम हेमंत सोरेन लगातार जनता को लुभाने के लिए दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेर रही है कि अगर इतने सालों से आप लोग सरकार चला रहे हैं तो 2019 के बाद कितने बदलाव झारखंड के अंदर हुए, जिन मुद्दों को बुलाया गया था क्या उस पर काम हुआ, रोजगार को लेकर काम हुआ, महिलाओं को लेकर काम हुआ, रोटी माटी बेटी को लेकर जिस तरह से बड़ा मुद्दा उठाया गया, जल जीवन जंगल को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया, उसके बाद बाहरी लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालने का बड़ा मुद्दा। लेकिन संकल्प पत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ा दावा करती नजर आई, अब यहाँ आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, इस बीच में पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की गई है। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते चले कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से रैलियां आज अमित शाह की होने वाली है। देखिए सरायकेला के फुटबॉल मैदान के अंदर दोपहर 12 बजे ये पहली रैली होगी और उसके बाद आदित्यपुर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और उसके साथ ही अगली रैली यहाँ पर सिमडेगा की काली मंदिर मैदान में होगी, जहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। पालकोट इलाके के अंदर भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर भी जनता को लुभाने के लिए वादे और दावे होंगे। और तमाल के मारधान स्कूल मैदान में भी चुनावी रैली होगी, वहाँ पर भी आप देखिए जनसभा को किस तरह से संबोधित करेंगे। यानी कि झारखंड के अंदर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंकती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में आजसू और महतो जिस तरह से हमेशा से किंग मेकर की एक भूमिका निभाते आए हैं, जानकार ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कल्पना सोरेन जिस तरह से मैदान में उतरी है वो पूरी तरह से आ जाओ। जिंदगी किसी से नहीं रखती, हम भी आपको कहाँ रुकेंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योरेंस LIC, हर पल आपके साथ। में आया था और बीजेपी के नेतृत्व में अस्तित्व में आया, लिहाजा चुनाव चल रहा है तो बीजेपी उसी वादे को बार बार यहाँ पर भुनाने का प्रयास कर रही थी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया कि आदिवासी तक यहाँ पर विकास, रोजगार और जितना भी लाभ है वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा नारा दिया कि
पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है और लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जहां तक आज तक नहीं पहुंच पाया है। तो अब इन मुद्दों को गिनाते हुए बुनाते हुए झारखंड किस और यहाँ पर रुख करेगा, क्योंकि पूरी साख जनता पर टिकी हुई है। कुणाल, जिस तरह से आपने खुद कहा कि रैली के अंदर जितने लोग पहुंच रहे हैं वो वोट बैंक के तौर पर, वोटर्स के तौर पर तब्दील हो पाएंगे या नहीं, ये बड़ी बात रहेगी। क्योंकि हुजूम की तादाद में आप देखिए लोग पहुंच रहे हैं, रांची के अंदर रोड शो हुआ, भारी तादाद में भीड़ देखने को मिली, लेकिन वोट बैंक के तौर पर, वोट के तौर पर तब्दील होना बड़ा जरूरी। सवाल तो ये भी है कि अयोध्या में भी जमकर रोड शो हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन वो रोड शो की भीड़ बीजेपी के लिए वोटों में तब्दील नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर अब रांची में जो रोड शो हुआ है वहाँ पर कितना इम्पैक्ट होगा, ये अब और समाजवादी पार्टी ने वहीं से भारतीय जनता पार्टी को घेरना भी शुरू किया, जिससे अब आप मिल्कीपुर सीट को छोड़कर ही उपचुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर भी झारखंड से जुड़ी हुई है, जहाँ पर फुल एक्शन में भारतीय जनता पार्टी है। अब तक बात गृह मंत्री अमित शाह की, अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहाँ पर आज वो चुनावी दौड़ जो कमान है वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। धुआंधार एक के बाद एक 4 महत्वपूर्ण रैलियां, लगभग 11 बजे के आसपास पहली रैली, दूसरी 12 बजे, तीसरी 1 बजे और फिर 2 बजे के आसपास झारखंड के अलग अलग इलाकों में इस रैली को आयोजित किया जा रहा है। एक के बाद एक धुआंधार 4 रैलियों को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और सुबह से लगातार हम बता रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ झारखंड या महाराष्ट्र में जहां भी जा रहे हैं तो बटेंगे तो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे का वो जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ग्राउंड जीरो से तो फीडबैक आ रहा है कि भाई उनका ये नारा लेकर ही एक अलग सी एक वेव सी नजर बन गई है कि किस तरह का अब मंजर जो है वो झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि भवनाथ इलाका है जहाँ पर पहली रैली होगी और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पहली रैली यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। क्योंकि पूरे कार्यक्रम को समझना जरूरी है। और फिर जिन भवनाथपुर इलाकों के अंदर विधानसभा क्षेत्रों के अंदर रैलियां होती है वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा, वहाँ पर लोगों के सामने वादे रखे जाएंगे। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक बड़ी बात को गिनाया गया कि कटेंगे तो बटेंगे, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री भी अब इस बयान को लेकर लगातार चल रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस को घेर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बीजेपी किस तरह से कटाक्ष देखने को मिल रहा है। अब यहाँ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहली रैली, पहली जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद यहाँ पर वंशीधर नगर में भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और उनके अगले प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो पलामू जिले की हुसैनाबाद में भी दूसरी चुनावी रैली यहाँ पर होगी। लेकिन जनता को जिस तरह से लुभावने वादे दिए जा रहे हैं उस पर खरा कौन सी सरकार उतरेगी, ये बात की बात है। अब सब डिवीजन ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ साथ पलामू जिले में जिस तरह से तीसरी और चौथी बड़ी रैली होगी। पलामू में ज्यादातर फोकस जो है कुणाल वो देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले झारखंड को मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी तरह से स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है। लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मिथुन चक्रवर्ती समेत कई दिग्गज चुनावी मैदानों में उतारे हुए हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। तो मजबूत बीजेपी, सशक्त बीजेपी का जो संकल्प है वो दोहराने की कोशिश हो रही है। और इससे पहले आपने देखा कि एकता ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस तरह से सारे नेता एकजुट होकर इस वक्त पूरी ताकत झोंक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचे और बूथ तक पहुंचने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि किस तरह से वोटर्स को आपने लुभाना है और वोटर को बूथ तक खींच कर लाना है। इससे पहले लोकसभा चुनावों में भी आपने देखा कि बूथ को लेकर एक अभियान चलाया गया कि हर एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जुड़े और 100 वोट जो है वो बढ़ाए जाए। लेकिन इस बार की रणनीति अलग से। अब हाल फिलहाल तो लोकसभा चुनाव हुए हैं और अक्सर कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब स्टेट में इलेक्शन होता है तो लोकसभा का ट्रेंड नजर आ जाता है। 11 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में और देखा जाए तो मिक्स का आपको वहां पर रिजल्ट नजर आएगा, लगभग आधी सीटें बचती हुई नजर आई। लेकिन ऐसा नतीजा विधानसभा चुनाव में के रिजल्ट में नजर न आए, लिहाजा बीजेपी पूरी ताकत के साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। आगे बढ़ रहे रुक कर रहे अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है। मुद्दों के साथ यहाँ पोस्टर वॉर की लड़ाई लड़ी जा रही है। कौन कितना ज्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक, जुमलेबाजी करता हुआ पोस्टर रिलीज कर देगा, जनता को अपने वादों से साध लेगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा ना बटेंगे
ना कटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। सीएम ने कहा एक है तो शेष है। बसपा होर्डिंग लेकर आई है कि बसपा में जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए ना, पहले सिर्फ कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में थी, लेकिन जैसे ही एएसपी और बीएसपी मैदान में आई है तो फिर पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि बीजेपी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया, उसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग से पोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पर अलायंस पार्टनर, जिस तरह से आप देखिए पीडीए गठबंधन बना, पीडीए की तरफ से भी एक पोस्टर ला दिया गया। अब बीएसपी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर लाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं मायावती और उनके भतीजे की तस्वीर सामने बड़े आप देखिए पोस्टर पर लगाई गई है, जिसमें बीच में ये लिखा गया है कि जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। तो कई मायनों से इस पूरे बयान को देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, पीडीए कहती है कि एक साथ रहेंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे, और बीएसपी लेकर आ गई है कि आगे अगर बढ़ना है तो जुड़ना जरूरी है और अगर जुड़ गए तो सुरक्षित है। ठीक है, सीधे राजधानी लखनऊ का रुख कर रहे हैं। लखनऊ संवाददाता उमेश मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। उमेश, पहली मर्तबा है बसपा बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में कि वो लोकसभा ये विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही हो। उपचुनाव में उतरी तो है और उतरने के साथ ट्रेंड को फॉलो करते हुए पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर तो जारी कर दिया, लेकिन ये पोस्टर कितना फायदे का सौदा साबित होने वाला है? जैसे कुणाल, बिल्कुल है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय जो सियासत है वो पोस्टर वार पर पूरी तरह से केंद्रित है। आप देखिए कि लगातार जो भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या बसपा की बात करें, तो आप पोस्टर वार में बसपा के भी तरफ से होर्डिंग लगाई गई है, स्लोगन लिखे गए हैं कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह से कुणाल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, उसके जवाब में लगातार समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक स्लोगन दिया कि पीडीए आगे बढ़ेगी, साथ रहेगी, जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन अब जिस तरह से बसपा, जिसका खोया हुआ जनाधार है उत्तर प्रदेश में, उसने भी इसमें अपनी एक स्लोगन के माध्यम से बात रखी है हिंदी पे तमाम उनके पार्टी के नेताओं ने कि बीएसपी भी बीएसपी से जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव है 9 विधानसभा सीटों पे, इन चुनाव में कहीं से भी रोजगार, किसान के मुद्दे, विकास की बात और इन मुद्दों से अलग हटकर जो इस समय अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, तो ऐसे में जो पोस्टर वार है वो लगातार उमेश, आवाज आ रही है क्या? उमेश, जिस तरह से मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, पहले जानकार कह रहे थे कि जातीय समीकरण बनेगा, लेकिन अब पोस्टर वार आ गई है। क्या लगता है कि अब अलग अलग पार्टियों की नैया पार पोस्टर वार से लगेगी कि जातीय समीकरण से लगेगी कि मुद्दों पर बात करने के बाद लगेगी? जनता क्या चाहती है, जनता का रुख क्या? उत्तर प्रदेश में इस समय 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि जनता के बीच जो युवा है, तमाम लोग हैं, उनका ये कहना है कि रोजगार को लेकर सरकार और पार्टियों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। तमाम किसान के मुद्दे हैं, खाद को लेकर किसान परेशान है। तो ऐसे में इस चुनाव में पोस्टर वार के जरिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। लेकिन इतना जरूर है आशा कि उत्तर प्रदेश में भी अब जो युवा हैं और जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो कहीं न कहीं मुद्दों पे चाहते हैं। क्या एक प्रेशर है मायावती की पार्टी बसपा पर कि जब से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आई है वो भी एकदम दलितों की राजनीति करती है, तो लिहाजा वोट बैंक खिसक रहा है। और विधानसभा चुनाव या यूपी की बात करें तो बसपा बहुत समय से आप सत्ता से बाहर है। 2 टर्म से योगी की सरकार चल रही है, उससे पहले अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलती रही। तो एक लंबा समय हो गया है मायावती को सत्ता में आए हुए। और लोकसभा में भी आप देखिए 2014 में 0 नंबर, 2019 में आए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़े बहुत नंबर आए, 2024 में फिर से शून्य नजर आया है। कुछ ज्यादा खास नहीं है। जैसे कुणाल, उत्तर प्रदेश में बसपा सीटों में मायावती का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं घट गया है। और सूत्र है जो राजनीतिक जानकार है, उनका यही कहना है कि कहीं कहीं पीए के खाते के जरिए, यानी समाजवादी पार्टी में
वो कन्वर्ट हुआ है और तमाम जो और वो करते वो बीजेपी दो पार्टियों में बसपा के वोटर बढ़ चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सीजीए का नारा दिया, संविधान से चेंज करने की बात कही थी लोकसभा में, तो ऐसे तमाम मुद्दे बीच में आए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो जानकार कहते हैं कि कहीं न कहीं जो दलित है वो समाजवादी उमेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे खेल को बिगाड़ने के लिए मायावती एक बार फिर से मैदान में आ गई है? क्योंकि लोकसभा में भी गेम चेंजर के तौर पर वो आई थी और फेरबदल पूरी तरह से हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, आता जो राजनीतिक जानकार है उनका यही कहना है कि कहीं न कहीं अब भी पार्टी के तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती काम करती है, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश में कोई अब जनाधार नहीं बचा है। तो कहीं न कहीं ये भी आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि जो राजनीतिक समीकरण है वो किसी एक पार्टी के पक्ष में जाए, इस तरह का समीकरण से मेलजोल करके बसपा सुप्रीमो मायावती अपना जो भी है इस चुनाव में वो, हालांकि आप गौर करिए तो बसपा उपचुनाव से दूर रहती थी, लेकिन इस बार बसपा भी उपचुनाव में है, तो ये बात साफ हो जाती है कहीं कहीं किसी के इशारे पर ये जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट काटो अभियान चल है वो खत्म हो गई है। कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में इस समय एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पार्टी है, तो कहीं से जो लोग हैं जो बीजेपी से नाराज है, जो इस कार्य योजना से नाराज है, वो बिल्कुल तो देखना यही बेहद खास है उमेश की ये 9 सीटों पर जब नतीजे आएंगे तो क्या बसपा के लिए भी एक राहत निकलकर सामने आएगी जो कमबैक की तरफ इशारा कर रही होगी। बहरहाल इसी बीच आगे बढ़ रहे बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, क्योंकि यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी नए संगठन में फेरबदल की तरफ इशारा कर रही है। यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में मिली सीट के आधार पर फेरबदल की संभावना बन रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह मौजूदा वक्त में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के रहते हुए यूपी में लोकसभा के दौरान लोकसभा चुनाव में नतीजे मन मुताबिक नहीं रहे, लिहाजा आगे ऐसा ना हो इसीलिए जातीय समीकरण के आधार पर और पॉपुलैरिटी के आधार पर अब संगठन बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अब आशा संकेत ये भी है कि भूपेंद्र चौधरी के रहते हुए यूपी में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, लिहाजा हो सकता है अलग अलग गुट हैं, हो सकता है योगी आदित्यनाथ गुट से कोई चेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आए, केशव मौर्य से गुट से भी आ सकता है, दूसरे डेप्यूटी सीएम है ब्रजेंद्र पाठक, उनके गुट से भी आ सकता है। हो सकता है कि आरएसएस की तरफ से कोई निकलकर सामने आए, या हो सकता है कुछ बड़ा चेहरा जो यूपी का ही हो लेकिन सेंटर में काम कर रहा हो संगठन में, उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाए। ये जिम्मेदारी बहुत अहम है कुणाल, क्योंकि यूपी के अंदर उपचुनाव चल रहा है और आज अगर इसका ऐलान होता है तो उसी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी, जिस चेहरे को लेकर वो जमीन पर उतरे और इसका फैसला जिस तरह से बहुत ही बेहतर होना चाहिए, उसका लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए। हमारे साथ रजा अब्बास ने ज्वाइन कर लिया है। रजा, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो दौड़ में हैं प्रदेश अध्यक्ष की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बार अपने कार्ड को बचा कर रखा है, नाम सामने नहीं आ रहे हैं, मगर ये हो रहा है कि ओबीसी कोई चेहरा होने जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष। सबसे बड़ी चीज ये है कि नए साल में संगठन को मिलने जा रहा है नया देश अध्यक्ष, और तमाम संगठन में जो जिला अध्यक्ष है वो भी बदले जाएंगे, तमाम जिला की कमेटी बदली जाएंगी, प्रदेश की कमेटी बदली जाएंगी, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं उनके भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं। उपचुनाव के बाद ये तैयारी हो जाएगी और नए साल में नया चेहरा बाकायदा उत्तर प्रदेश में कमान संभालेगा भारतीय जनता पार्टी की। भूपेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2024 में सीटें कम आई थी। अब चुनाव में क्या रिजल्ट होता है ये भी निर्भर करेगा भूपेंद्र सिंह चौधरी के आगे वाले कार्यकाल का। अगर ये तय है आरएसएस की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सूत्र है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नया चेहरा होगा प्रदेश। लेकिन अगर लॉबिंग भी तो बहुत ज्यादा होती है रजा, जब इस तरह के पदों पर बड़े चेहरे लाए जाते हैं तो लॉबिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। क्या जाति के आधार पर चेहरा लाया जा रहा है? दिल्ली से चेहरा लाया जाएगा जो संगठन में काम कर रहा है? योगी आदित्यनाथ का कोई पसंदीदा चेहरा इस स्टेट प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेगा, या केशव प्रसाद मौर्य का कोई नजदीकी नजर आएगा, या ब्रजेश पाठक का?
आपको मैं बता दूं कुणाल, आप दिल्ली का हस्तक्षेप जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर राजनीति करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने में वो आगे रहेंगे और उन्होंने कहीं न कहीं अपना ट्रम्प कार्ड खेल रखा है। और गोपनीय सूत्रों से जो हमें खबर मिली है ओबीसी कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने जा रहा है। हो सकता है सत्यदेव सिंह भी जो है दौड़ में है वो रिपीट हो सकते हैं। अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबियों में है और जब वो थे तो रिपीट हुई थी सरकार। तो अब ये देखने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ के पिटारे में कौन सा चेहरा है। और वहां जहां ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं वो भी लॉबिंग कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी लॉबिंग केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कोई उनके गुट का जो है प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन रिजल्ट के बाद चेहरे को उतारने की बात कही गई है रजा। उससे पहले अगर रिजल्ट बेहतर आते हैं तो भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में ये पूरा काम होगा, तो फिर उस पर सोच विचार करने की भी जरूरत पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। फिर लगता है कि गेम बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी चेहरे को उतारने की बात हो रही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है वो अपनी पारी खेल चुके हैं और जाहिर सी बात है रेपुटेशन भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही रियल काम होता है प्रदेश अध्यक्ष। मगर भूपेंद्र सिंह चौधरी लगे हुए हैं कि उनको रिसीव किया जाए, वो अपनी कोशिशें करेंगे और जाहिर सी बात है वो चुनाव में जो जीत है उसको क्रेडिट भी देंगे। मगर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले क्लियर कर दिया था और बाकायदा आरएसएस और केंद्रीय नेतृत्व को ये कह दिया था कि उपचुनाव को हमारी कमान में रहने दीजिए और हम जरूर 9 में सबसे ज्यादा अत्यधिक सीटें जिता के लाएंगे। तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ को ही सारा क्रेडिट जाएगा उपचुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया रजा हमारे साथ सीधे राजधानी लखनऊ से जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर जहां पर हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया है। हर हफ्ते सोमवार को वो जनता दरबार लगाते हैं। हाल ही में हरियाणा में तीसरी मर्तबा सरकार रिपीट हुई है। अंबालागंज से विधायक हैं, बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री की रेस में रहे थे, लेकिन नायब सिंह सैनी के नाम का पहले ही ऐलान हो गया था। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था कि सरकार रिपीट होती है तो हर हफ्ते सोमवार को वो जनता दरबार लगाएंगे। लिहाजा आज सोमवार है और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया है, तमाम फरियादियों को बुलाया है और जनता दरबार के माध्यम से तमाम जन समस्याओं के निराकरण की जो कवायद शुरू की गई है उसके तहत तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अमूमन जो आमजन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निस्तारण इस तरह की जनता दरबार में हो रहा है और उसी के माध्यम से कैबिनेट मंत्री अनिल विज। बड़ी बात यह है कुणाल की एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं अनिल विज। जब से ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है कैबिनेट मंत्री वो बने हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक एक करके सीधा कांग्रेस पार्टी पर कस रहे हैं, कटाक्ष कांग्रेस पार्टी पर कस रहे हैं। लेकिन जनता के जो वादे हैं, दावे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर काम किया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से एक्सलेटर को लेकर भी काम किया गया, यानी कि मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर से रखते हुए वो फुल एक्शन में नजर आ रहे थे। जनता दरबार उसी का जीता जाता एक सबूत नजर आया। और इसी बीच अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चंडीगढ़ से, जहां पर पीएसी की बैठक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। 13 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र। 3 दिन का यह विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जानकारी दी है कि 3 दिन का ये विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है विधानसभा में। हरियाणा विधानसभा में हाल ही में सरकार अस्तित्व में आई है, लिहाजा एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन ये 3 दिन का विशेष सत्र कितना खास होगा, क्या मुद्दे रखे जाएंगे, किस तरह से सरकार आने वाले वक्त का जो रोड मैप है वो यहाँ पर रखेगी, ये देखना बेहद खास होगा। तो पीएसी की बैठक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जहां पर 13 नवंबर से विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। तो फिलहाल नायब सिंह सैनी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दावे उन्होंने भी जनता के साथ किए हैं। क्योंकि एक बार फिर से आप देखिए बीजेपी पार्टी जिस तरह से हैट्रिक लगाती नजर आई है हरियाणा के अंदर, अब जनता के साथ दावे और वादों को पूरा करने का समय आ गया है, जिस पर एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल आगे बढ़ा, रुक कर अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई। यूपी से बहराइच इलाका
दुर्गा पूजा का समापन और इस दौरान हुई हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन सुर्खियों में आया। अब बहराइच में ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी और सुनवाई के तहत यह पता चलेगा कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहराइच में 23 घरों पर जो नोटिस चिपकाया था उसके तहत कार्रवाई होगी या उसको रोक दिया जाएगा। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा था। सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, विपक्ष की तरफ से भी पिटीशन रखी गई और उस पर रोक की मांग की गई। लेकिन आज का दिन बेहद खास है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच बुलडोजर एक्शन के तहत जो पिटीशन जो जवाब सरकार ने दिया है उससे कितना संतुष्ट होती है तो क्या कार्रवाई इन 23 घरों पर की जाएगी या बहरहाल अभी जब चुनाव चल रहे हैं तो उसको होल्ड में डाल दिया जाएगा। उससे पहले अगर कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जाती है तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा घेरने के लिए कि आखिर किस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है। क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुलडोजर अभियान जो चलाया गया था उस पर भी आप देखिए तंज किस तरह से कसा गया था कि इस तरह से आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। इस पर सोच विचार और मंथन करने की जरूरत थी। लेकिन फिलहाल बहराइच कांड को लेकर बुलडोजर एक्शन पर ये सुनवाई हो रही है और बहराइच में ही ध्वस्तीकरण वाली जो याचिका है उसे किस तरह से चुनौती यहाँ पर दी गई ये सबके सामने था। क्योंकि 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस दिया गया था और उसके बाद ही जवाब यहाँ पर 5 दिनों में मांगा गया था। लेकिन फिलहाल आज के फैसले पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि सुनवाई किस तरह से होती है और फैसला क्या होता है। बिल्कुल सीधे रुक रहे हैं बहराइच की तरफ अजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, लगातार दुर्गा पूजा के समापन के बाद अचानक से बहराइच अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आया, हिंसा हुई, बुलडोजर एक्शन की बात सामने आई, मामला हाईकोर्ट पहुंचा और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं संतुष्ट होता है, पता चल जाएगा आज। निश्चित तौर से कुणाल, ये बहराइच की सबसे बड़ी सुर्खियों वाली खबर रही और लगातार क्योंकि बहराइच में जो उपद्रव, आगजनी, तोड़ बवाल और सांप्रदायिक उन्माद भड़का उसको लेकर के सरकार ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस जारी करती। क्योंकि जो दायरा आता है, जो इलाका है महाराजगंज क्षेत्र जहां पर राम गोपाल मिश्रा की छत पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस कांड में आरोपी पक्ष के लोगों को नोटिस जारी की गई कि उनके जो मकान है, दुकान है, जो आवास वहां पर बने हुए हैं वो आक्रमण के दायरे में आते हैं और पीडब्ल्यूडी की रोड है। रोड से लगे हुए क्योंकि वहां पर एल साइज के मार्ग दिखाए जाते हैं और क्योंकि जो उधर से आने जाने वाली गाड़ियां हैं एक दूसरे तरफ नहीं देख पाती हैं और हादसे हो जाते हैं। तो इसी को मुद्दा बना करके वहां पर बुलडोजर चलाने की कवायद आज ही इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अगर फैसले की बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जिस तरह से बड़ी बातें होती हैं वो अलग बात है और अगर इलाहाबाद बेंच के अंदर भी इस तरह से सुनवाई हो रही है वो फैसला क्या कुछ देंगे ये बात की बात है। लेकिन अगर फटकार लगती है तो फिर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। निश्चित तौर से आता किसी भी चीज का जवाब जो है वो बुलडोजर नहीं है, यह बात सही है। क्योंकि उसके लिए शासन है, तंत्र है, सरकार है, कानून है, संविधान है। संविधान से सर्वोपरि कोई नहीं है, वो चाहे आम आदमी हो या देश के किसी भी बड़े पद पर विराजमान लोग। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई होती है उसको लेकर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरता रहा है, लेकिन सरकार किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से हर बार बुलडोजर चलाकर विपक्ष को जवाब देती रही है और इस बार भी वही होने वाला था। लेकिन अचानक कोर्ट की दखल के बाद बुलडोजर को रोक दिया गया क्योंकि बहराइच में जो उपद्रव, आगजनी, तोड़ फोड़, सांप्रदायिक उन्माद भड़का, उस तरह की मौत भी हुई। इस पूरे कांड के अंदर कहीं न कहीं स्थलीय निरीक्षण से ये बातें निकल के आई कि शिथिलता जरूर रही, लेकिन इस शिथिलता या उन्माद के बीच में चाहे वो आरोपी हो या पक्ष के लोग हों, किसी के ऊपर कार्रवाइयां सरकार करेगी ये बात नहीं है। कानून के दायरे बात होगी। लखनऊ बेंच जो फैसला सुनाती वो किसके पक्ष में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे रुक कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑनलाइन तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए नजर डालते हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आकर्षित है। ये युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व की जरूरतें भी पूरी करने के लिए तैयार होंगे। इस दिशा में भी हमारे प्रयास राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होंगे।
मैं एक और आग्रह भी आपसे करना चाहता हूं। स्वामीनारायण संप्रदाय हमेशा नशा मुक्ति पर बहुत काम करता रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखना, उन्हें नशा मुक्त बनाने में हमारे संत महात्मा हरिभक्त बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान और ऐसे प्रयास हमेशा जरूरी होते हैं, हर समाज में जरूरी होते हैं, देश के हर कोने में जरूरी होते हैं, और ये हमें निरंतर करना होगा। साथियों, कोई भी देश अपनी विरासत पर गर्व करते, उसका संरक्षण करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हमारा तो मंत्र है, विकास भी विरासत भी। हमें खुशी है कि आज हमारी विरासत के हजारों साल पुराने केंद्रों का गौरव लौट रहा है। जिसे नष्ट मान लिया गया था, वो फिर से प्रकट हो रहा है। अब अयोध्या का उदाहरण हम सबके सामने है। 500 साल के बाद एक सपना पूरा होना, मतलब 500 साल तक कितनी ही पीढ़ियों ने उस सपने को जिया है, उस सपने के लिए जूझते रहे हैं, जरूरत पड़ी बलिदान देते रहे हैं, तब जाके हुआ है। आज काशी का और केदार का जो कायाकल्प हुआ है, ये उदाहरण हमारे सामने है। हमारे पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फैली। 500 साल बाद हमारा मोढेरा का सूर्य मंदिर का उदाहरण देख लीजिए, आज हमारा सोमनाथ देख लीजिए। चारों तरफ एक नई चेतना, नई क्रांति के दर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति। अभी तो इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर श्री तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे आम आदमी पार्टी के सहयोगी व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर दिल्ली से 14 नवंबर को श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में बालाजी के दर्शन करके नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल व दोनों बच्चे भी हैं। और इसी बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। झारखंड चुनाव प्रचार पहला चरण, 43 विधानसभा सीटों पर मतदान, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बीजेपी के फारवर्ड नेताओं में एक स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल। लिहाजा उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और इसी के साथ आज की न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।